बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं सबसे पहले आपको बता रही थी कि अच्छा अब आप लोगों ने ना मुझे आप लोगों में से किसी एक ने मुझे रिमाइंड कराना है क्लास के डे एंड पे। ठीक है, डे एंड पे रिमाइंड करवाना है कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंट जो है मैंने अपलोड करना है। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी था। ये आप लोगों की समरीज हैं, ये मैं शायद अपलोड करने से मेरे से रह गया क्योंकि दूसरे फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मोहसिन जुलेखा आप लोगों में से कोई एक जो है वो मुझे या दोनों मुझे रात तक ना रिमाइंड करा देना, क्योंकि अभी इसके बाद मेरी दूसरी क्लास है तो शायद मैं फौरन से अपलोड ना कर सकूं। तो दिस इज समथिंग दैट्स फॉर यू। आप लोगों ने इसमें जो है वो डेफिनेशंस का याद ख्याल रखिएगा। डेफिनेशंस देखिए, इजी स्कोरिंग आपके क्वेश्चन होगा अगर आपसे कोई थियोरेटिकल कोई बात पूछ ले। अच्छा, मैंने आप लोगों के पेपर आज चेक करने क्योंकि मैं कल रेगुलर के अपने खत्म किए। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आज आप सबके जितने भी आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्सेज दिए मैं कोशिश करूंगी आज सबके चेक हो जाएं। उस पर मैं आप लोगों को पर्सनली ही रिस्पॉन्ड कर दूंगी, क्योंकि वैसे तो हम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। आई एम वेटिंग फॉर सोल्यूशन इन सॉफ्ट, कि मुझे सॉफ्ट में टाइप हुआ हुआ सोल्यूशन मिल जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो वैसे मेरे ख्याल से जो मिड टर्म हमारे क्वेश्चंस थे उसमें जो इश्यूज थे वो आप लोगों के काफी हद तक रिजॉल्व हो गए। सिर्फ दो क्वेश्चंस थे क्योंकि वो लंबे थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं जब क्वेश्चन अपलोड करूंगी तो आपने उधर से देख लेना है। ठीक है, और फिर मैं आपके जो अपने पर्सनल जो क्वेश्चन जो आप लोगों के सोल्यूशंस हैं उन पे मैं वैसे ही आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। सही है, तो अक्रूवल्स क्या होते हैं, प्रीपेड क्या होता है, अनअर्न इनकम क्या होता है, अक्रूड इनकम क्या होता है, ये सारे आपने यहाँ से पढ़ने हैं। अच्छा, याद कर लें, स्कोरिंग मार्क्स है। अब जुलेखा आप ये कह रहे हो कि आपको इसमें मसला आ रहा है जी वाले क्वेश्चंस में। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन में आ रहा है इशू? जी जुलेखा, कौन सा क्वेश्चन में मसला आ रहा है? अपलोड नहीं हुए? ओ अच्छा, अपलोड नहीं आप, अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी अपलोड कर देती हूँ वरना मैं फिर दोबारा मैं देख लेती हूँ इसको। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गोइंग ऑफ, मतलब मैं स्क्रीन अपनी शेयरिंग बंद कर रही हूँ। चले जी, तो शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने आज फिर अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, अच्छा, ओपन नहीं होता? अच्छा चलो, वो फिर बता दिया करो कि इस तरह का कोई इशू आए तो फिर वो मिस मारिया को कम्युनिकेट कर दिया करो, क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये वीडियोस वगैरह ये सारी मिस मारिया वगैरह ये लोग ही देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ने से पहले अब आप थोड़ा सा स्टडी टेक्स्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, स्टडी टेक्स्ट से मैंने आप लोगों को बताना है कुछ डेफिनेशंस के बारे में। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो हमने एलिमेंट्स याद है। अब जिस तरह सवाल में आया था, मिड टर्म के अंदर आया था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपोनेंट्स के अंदर आपने वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो लिखना था। लेकिन काफी बच्चों ने क्या लिख दिया, काफी बच्चों ने लिख दिया एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। बचे वो सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो खास खास एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, वो बेसिकली रिलेट करता है फिक्स्ड एसेट्स से। ठीक है, तो पहले तो हम आते हैं इधर थोड़ा सा अपना डेफिनेशंस वगैरह उसका बैकग्राउंड वगैरह लेते हैं और फिर हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर 5 आ गया। और अब आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी टेक्स्ट को जरूर खोल के देखते हैं। जो सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, जो सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा थियोरेटिकल दूसरा अदर देन द वंस दैट आई एक्चुअली टेल यू, आप लोगों ने वो भी यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, तो इतनी बात तो आपको क्लियर समझ में आ रही है ना। एक छोटी सी बात करने जा रही हूँ। आपने अभी तक देखें क्या क्या पढ़ लिया। आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पढ़ लिया, आपने अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स पढ़ लिया, राइट। ये तीनों चीजें आप बेसिकली कब कर रहे होते हो, ये तीनों चीजें आप कर रहे होते हो क्लोजिंग के टाइम पे, है ना। ईयर एंड पे आप खड़े होके क्या बनाओगे, आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। क्यों बनाओगे, क्योंकि जी जिस डेट पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं उस डेट पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा। इसी तरह
साल का खत्म होगा, साल का एंड होगा तो आपको पता है आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कैलकुलेशन करनी है और आपने बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, राइट। इसी तरह क्लोजिंग के टाइम पे आके आप क्या करते हो, आप अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का काम करते हो, राइट। तो ये बातें आपको समझ में अब आ रही हैं कि ये सारी चीजें आप करते क्या हो, आप ये सारे काम कर रहे होते हो ईयर एंड पे, क्लोजिंग के टाइम पे। तो जो हम चीजें अब जाके पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बीआरएस एंड अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ये सारी चीजें कहलाती हैं ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, ठीक है। यानी कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के चैप्टर तक आपने जितना किया दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। वो तो हम सीख रहे थे कि डबल एंट्रीज करते कैसे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं। जब हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का चैप्टर शुरू किया तो हम थोड़ा सा एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर आ गए और हमने ये देखा कि अब हम सारी वो चीजें करने जा रहे हैं जो कि आपकी ईयर एंड एडजस्टमेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो एक और ईयर एंड एडजस्टमेंट है हमारी डेप्रिसिएशन। ये काम भी हम करते हैं साल के आखिर में, ड्यूरिंग द ईयर क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब क्या था, बिल्कुल सही बात है जुलेखा, लेकिन आपने जो बात की ना, ये हमें बात समझ में आएगी फाइनल अकाउंट्स के स्टेप पे, ठीक है। ये जो बाकी सब है इनको इस बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो हम वो देखेंगे इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक में। मैं आपको बताऊंगी कि जी देखें ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसमें अभी तक हमने ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स पास नहीं की हुई, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई सबको कि अब हम जो चीजें पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से लेके अब फाइनल अकाउंट्स तक, हमने जितनी भी चीजें पढ़नी है वो सारी कौन सी कैटेगरी में आती हैं, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स में आती हैं। वो सारे काम आप करोगे साल के आखिर में, क्लोजिंग के टाइम पे जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे, ठीक है। उससे पहले आपने इन चीजों को देखना भी नहीं होता, राइट। अब हम डेप्रिसिएशन पर आ जाते हैं। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशंस पर, ठीक है। ये तो सारा खैर अपना इधर आ जाए। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स के बारे में जो डेफिनेशन है लेमैन टर्म्स के अंदर ये वाली बात है, ठीक है। एक ऐसा एसेट, एक ऐसा रिसोर्स which is used by the business over a number of years, यानी कि for more than 1 year, for more than 12 months। तो आपके लेवल पे, आपके इंट्रो के लेवल पे इतनी बात समझ लेना काफी है, ठीक है। अब इधर आ जाए। अच्छा जी, हमने ये देखा कि आपके पास खर्चे होते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, इनको कहते हैं एक्सपेंडिचर्स होना, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, खर्चा, ऐसी कोई भी चीज जिसमें आपकी जेब में से पैसे जा रहे हो, ठीक है। खर्चा करना है ना, एक्सपेंडिचर करना यानी कि खर्चा करना। अब खर्चे जो है आपके दो किस्मों के होते हैं, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, देखो इतनी बात हमने अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में ये समझ ली थी कि आप अगर बेनिफिट गेन करते हो तो आपको उसके अगेंस्ट पैसे देने होंगे। यानी कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो आप एवी नहीं करते हो, आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, इसीलिए आपकी जेब से वो पैसे जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई ना, आपने बेनिफिट लिया और आपने पैसे दिए, तो ये एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है, पैसे जेब से जाना, राइट, खर्चा होना। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई मेरा खर्चा हो गया, मेरे इतने पैसे मैंने पे कर दिए, तो आप कहोगे कि अच्छा फिर उसके अगेंस्ट क्या लिया, क्या मिला, राइट। तो इतनी बात तो समझ में आ गई हमें कि एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं तो उसके अगेंस्ट बेनिफिट मिलता है हमें, हम एवी नहीं करते है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट मिले 1 साल से कम तक के अरसे के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना। बिल पे करना क्या है आपका, एक्सपेंस है। 1 महीने का बिल क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ 1 महीने का बेनिफिट, है ना।
अगर जून के महीने का मुझे बिल आया है और मैं जून के महीने का खर्चा कर रही हूँ, जून के महीने का बिल पे कर रही हूँ, तो मुझे उसके अगेंस्ट सिर्फ वो जो मैंने पैसे दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपए का अगर मैंने बिल पे किया है, तो उसका क्या मतलब है, मुझे 4,000 रुपए का बेनिफिट भी मिला था। और कौन से महीने में, सिर्फ जून के महीने में, एक महीने का बेनिफिट है वो। कितनी बात समझ में आ रही है? इसी तरह एक और, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस क्या होता है आपको पता है? मंथली सैलरीज मिलती हैं जी। मोहसिन, उस्मान, बच्चे क्लियर है आप दोनों को? अब आपको ये पता है कि सैलरीज क्या होती है? मंथली मिलती है ना, पर मंथली। एक महीने काम करो, आपको उस महीने की सैलरी मिल गई, दूसरे महीने काम करो, उस महीने की सैलरी मिल गई। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैलरीज पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट भी किस किस कितने पीरियड का मिल रहा है? सिर्फ एक एक महीने का। एक एम्प्लॉय ने आपके आपके पास एक महीने काम किया, आपको एक महीने बेनिफिट दिया, और आपने अब उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, खर्चा करना है, राइट? तो आप ये कहोगे कि मैं ये खर्चा जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे बेनिफिट सिर्फ एक महीने का मिला हुआ है ना, एक महीने का उसने काम किया था, उसके अगेंस्ट अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि मैं 2 महीने की इकट्ठी पेमेंट कर रही होती हूँ। एनीवे, जो भी सिचुएशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर उस खर्चे के अगेंस्ट आपको बेनिफिट जो है वो 1 साल से कम अरसे के लिए मिला होता है। इस किस्म के एक्सपेंडिचर को हम लेके जाते हैं किधर? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट करते हैं। तो हमने जितनी भी अभी आइटम सो फार पढ़े थे ना, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, परचेजेस हो गई, और क्या क्या था हमारे पास, और भी बहुत सारे थे अदर एक्सपेंसेस में, राइट? सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सारी चीजें हमारी वो क्या थी? हम लोग उनको एक्सपेंस आउट कर रहे थे ना, हम उसको अदर एक्सपेंसेस में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेके जा रहे थे। तो हमने जितनी भी आइटम्स पढ़े, वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड भी आपका एक किस्म का खर्चा नहीं है, लेकिन एक्सपेंस जरूर है। आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे होते, लेकिन आप पैसे फोरगो कर रहे होते हो, राइट? तो बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्या है? ये सारी चीजें हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और हमने ये सारी चीजें जो कर रहे थे ना, हम बेसिकली सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को देख रहे थे। क्लियर हो गई बात? तो अभी तक सो फार आपने जहां जहां SOCI लिखा था अपने एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपके पास वो जो एक्सपेंडिचर्स थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे। इज दैट क्लियर? अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा होता है, ठीक है? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है, ये आपके लेवल पे भी समझने की जरूरत नहीं है जुलेखा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप थोड़ा आगे जाके FY1 और कॉस्टिंग में देखोगे उसको, ठीक है? ये अभी इंट्रो के लेवल पे इट्स नॉट रेलेवेंट, जहां पे होगा मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी, सही है? अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा तो है, लेकिन एक ऐसा खर्चा है जिसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट मिले 1 साल के ज्यादा अरसे के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको ये कहूं खर्चा है परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल, वेरी गुड, खर्चा है, बिल्कुल है ना मोहसिन, उस्मान? मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने मोटर व्हीकल खरीदी, यानी कि मेरे पैसे, जेब से पैसे जाएंगे या चले गए फौरन से, अगर मैंने कैश पे खरीदी और अगर मैंने क्रेडिट पे खरीदा तो फ्यूचर में निकलेंगे तो सही जेब में से पैसे, राइट? क्योंकि मैं एक बेनिफिट ले रही हूँ ना, मैं एक मोटर व्हीकल खरीद रही हूँ, मोटर व्हीकल से मैं बिजनेस में इसको इस्तेमाल करूंगी, बेनिफिट गेन करूंगी। अब ये जो मैंने खर्चा किया है ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि मैंने जो उसके अगेंस्ट चीज ली है उससे बेनिफिट मुझे 1 साल के ज्यादा अरसे तक मिलेगा। क्लियर हुई बात? अब मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने 10 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी है, तो क्या वो गाड़ी मैं एक ही महीने में इस्तेमाल करके खत्म कर दूंगी? मतलब मेरे पास वो टूट फूट हो जाएगी, बस 1 महीने के लिए वो रहेगी, 1 महीने बाद वो गायब हो जाएगी? नहीं, वो गाड़ी, वो 10 लाख का जो मैंने खर्चा किया है उसका बेनिफिट मैं उठाऊंगी अगले 5 सालों तक, 6 सालों तक, 10 सालों तक, राइट?
यानी कि मैंने जो भी मेरे पैसे जेब से पैसे निकले, मैं थोड़ी सेटिस्फाइड रहूंगी कि ठीक है 10 लाख का अमाउंट है बहुत ज्यादा, मेरे बिजनेस का कैश रिजर्व बहुत कम हो गया, लेकिन मुझे इस बात की भी तसल्ली रहेगी कि इस 10 लाख के खर्चे से नहीं नहीं नहीं, अगर इस तरह से होगा ना उस्मान, तो उसमें फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमें जो उसका बिजनेस में वो जितना इस्तेमाल होता है ना, उसका हमें अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये आपके पास इस तरह के सवालात आते हैं, ये मैं एंड में कराऊंगी, ठीक है। एंड में हम जब इस तरह की बात करेंगे कि भाई बताएं कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, वो वाली बात है। उसको किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं वो अगेन आपके इंट्रो के लेवल के लिए बहुत एडवांस्ड हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन किस तरह से होगी दैट इज समथिंग एल्स, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन बिल्कुल इस तरह से हो सकता है, मैं अगर आपको ये कहूँ, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटकर हो गया, ठीक है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक गाड़ी मैंने खरीदी बिजनेस यूज के लिए, राइट, और मैं उसको अपने पर्सनल, क्योंकि मैं सोल ट्रेडर हूँ, मेरी मर्जी में जो भी करूँ, है ना। तो अब मैंने अगर गाड़ी खरीदी है बिजनेस के कैश को यूज करते हुए, बिजनेस के नाम पे वो गाड़ी खरीदी है, लेकिन क्या हो रहा है कि जी मैं अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसको यूज कर रही हूँ कि अगर शाम को घर पे जरूरत है गाड़ी की, और गाड़ी अगर मेरी पर्सनल गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो मैं बिजनेस की गाड़ी भी यूज कर रही हूँ। और अगर ये चीज बहुत रेगुलर है तो मुझे कुछ ना कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। उसमें फिर किसी ना, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है वो, अगर अगर ऑपोजिट भी होता है कि मैं अगर कोई पर्सनल गाड़ी अपनी बिजनेस के इस्तेमाल के लिए भी लेकर आती हूँ, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा रेगुलर है ये बात कि मैंने बस फिक्स ही कर लिया है कि मैं अपनी पर्सनल गाड़ी को अपनी पर्सनल यूज के लिए भी लेकर आ रही हूँ, बिजनेस यूज के लिए भी लेकर आ रही हूँ, तो मुझे उसमें भी कुछ ना कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या करनी पड़ेगी, दैट्स टू एडवांस फॉर यू। बस आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि हाँ भाई ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का एलिमेंट भी है इसमें, या इसमें करेंगे या नहीं करेंगे दैट इज नॉट योर कंसर्न उस्मान। इसमें अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी ना। अगर तो आपके, अब एक बात गौर से सुनो, अगर तो वो आपके बिजनेस का एसेट था, बिजनेस के नाम की गाड़ी थी, तो यस वो आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जरूर आएगी, सही है। अगर तो वो बिजनेस के नाम पे आपने खरीदी थी, अगर वो आपकी पर्सनल गाड़ी थी और आप उसको बिजनेस के यूज के लिए लेकर आते हो कभी कभी, या चलो दिन में 1 घंटा आपके बिजनेस के लिए वो इस्तेमाल होती है, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन उसमें फिर वो आपके नॉन करंट एसेट्स में नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके बिजनेस के नाम पे नहीं थी गाड़ी, ठीक है। आपके बिजनेस के नाम पे होनी चाहिए वो गाड़ी, आपके बिजनेस की ओनरशिप होनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है जी। चले अब इधर आजा, अभी ये सारा काम हम करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये जो एक्सपेंडिचर्स है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर्स नहीं है इसमें, सही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है कि बिजनेस की जेब में से पैसे जा रहे हैं, और जो पैसे निकल रहे हैं उसके अगेंस्ट बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए बिजनेस उस बेनिफिट को एंजॉय करेगा। या, यानी कि इसमें हम लेते हैं परचेज ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी ना इसकी। अब ये जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मैंने आप लोगों को छुड़वा दिया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। इसकी सारी डेफिनेशन वगैरह आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगी, और चैप्टर नंबर 1 में किधर आपका आखिरी के पेजेस में ही है। ये लाइबिलिटीज हो गया, एक्सपेंस हो गया, अच्छा ये तो चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 किधर है, ये रहा, ये रहा। ये है आपका पेज नंबर ये आपकी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस वाले सेक्शन में है। पेज नंबर है ये आपका
किधर है 18, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी थी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस की टाइप्स क्या क्या होती हैं। जो पहले इन्होंने आगे पहले बात लिखी हुई है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। वन ऑफ एंड ऑनगोइंग, ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसको आप यहाँ से रीड कर लेना। हम लोग कर रहे हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में ये बात बोली हुई है। इससे पहले ट्रांजैक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली एक्सपेंडिचर भी कैपिटल और रेवेन्यू में डिवाइड होता है, और रिसीट्स भी यानी कि पैसे आना आपके पास, वो भी कैपिटल और रेवेन्यू के नेचर में डिफाइन हो सकता है। तो हम इसको देखते हैं कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपका एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, और अगर शॉर्ट टर्म आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आपका कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। कैपिटल देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर मेड टू अक्वायर और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट आर यूज्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। एग्जांपल्स इंक्लूड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट एंड मोटर व्हीकल्स, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद न्यू इक्विपमेंट। ये सब क्या है, ये अभी हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना ले, सिर्फ इस बात को याद रखें कि जितना भी खर्चा आप इंकर करते हो किसी भी नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए, जो भी खर्चा इंकर करते हो, वो अभी मैं आपको खर्चों की लिस्ट करवाती हूँ कि एक्सपेंडिचर को सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि और अच्छा मैंने सिर्फ मोटर व्हीकल खरीदी जिसकी प्राइस थी 10 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप खरीदते हुए उनको ट्रीट करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो भी हम देखते हैं, सही है। अच्छा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में इसने क्या बोला हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप ये देखो कि डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो डे टू डे कॉस्ट होती हैं, जो रनिंग कॉस्ट होती हैं, वो आपकी सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होती हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि ज्यादातर जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ना, उनका बेनिफिट हमें 1 महीने के लिए मिलता है। सैलरीज हो गई, टेलीफोन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये रनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके, कि बिजनेस को रन करने के लिए जो सपोर्ट चीजें हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स हो गया, आपको पता है कि आपने अगर आज के दिन कोई गुड्स खरीदे हैं तो आप उनको अगले 2-3-4 दिनों में बेच के फारिग हो जाओगे, उसके अगेंस्ट बेनिफिट मिल जाएगा। आप कभी भी गुड्स इसलिए नहीं खरीदते हो कि हम 2 साल तक इसको रखेंगे और फिर जाके बेचेंगे, फिर जाके उनके अगेंस्ट बेनिफिट लेंगे, राइट। तो परचेज करने का मकसद क्या होता है कि विद इन द नेक्स्ट मंथ हमारी कोशिश रहेगी कि बस 30 दिनों के अंदर अंदर हम इसको बेच के इसके अगेंस्ट जो भी हमें बेनिफिट मिलना था हम ले लें, राइट। क्लियर होगी बात। तो इसलिए आपका जो परचेज ऑफ गुड्स है ना, परचेज ऑफ गुड्स भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए वो एसओसीआई में आता है, इसीलिए वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जितने भी एक्सपेंस के आइटम्स आ रहे हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। पूरे 1 साल का बेनिफिट दे नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। नॉर्मली 1 साल से ज्यादा का या 1 साल से कम की बात होती है, राइट। अप टू वन मंथ होता है, 1 ईयर होता है वैसे, ठीक है। इतना कोई वो प्रैक्टिकली इट्स नॉट दैट, इतना इस तरह से नहीं होता कि वो कोई बोले कि बस एग्जैक्टली 12 महीने इसका बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो वैसे इसमें अप टू 1 ईयर बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि 12 महीने अगर पूरा 1 साल तक कोई बेनिफिट देता है तो वो भी पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है, ठीक है। 1 साल से ज्यादा का जो है वो फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर शुरू होता है। क्लियर हो गई। अगर कुछ गुड्स खराब हो जाए उस्मान, ये हम इन्वेंट्री में करेंगे, इन्वेंट्री के टॉपिक में, ठीक है। और वैसे भी ये चीजें आपकी सही है। कुछ देखे कुछ सवालात अभी आपके दिमाग में ऐसे भी आ रहे होंगे जो कि आपके FR1 में आपको पढ़ने हैं, सही है। तो ऐसा कुछ आएगा ना तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको बता दूंगी। जो गुड्स खराब होने वाली बात है ना, ये लॉसेस कहलाते हैं, और लॉसेस को आप डिटेल में देखोगे FR1 में, ठीक है। FR1 में आपने दोबारा इन्वेंट्रीज के बारे में पढ़ना है, दोबारा डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। क्लियर होगी बात। abnormal loss, normal loss, yes, very good. नहीं एक्सपेंस है उस्मान, एक्सपेंस है, नेचुरली सी बात है, एक्सपेंस है। हाँ आपका एक्सपेंस ही है वो, ठीक है उस्मान। अभी फॉर द टाइम बीइंग यस इट्स एन एक्सपेंस, लेकिन वो हमारा एक्सपेंडिचर हम उसको नहीं कह सकते ना। एक्सपेंस होना इज अ बिगर कैटेगरी। एक्सपेंस में आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं, सारे खर्चे आते हैं। लॉस होने को आई एम नॉट श्योर कि हम उसको एज एन एक्सपेंडिचर कह सकते हैं या नहीं कह सकते।
क्योंकि वो खर्चा तो हमारा नहीं है ना, वो तो हमारा लॉस हो गया। अच्छा जुलेखा, आपका क्वेश्चन क्या है? ऑन गोइंग बिजनेस ना हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी? ऑन गोइंग बिजनेस मतलब ऑन गोइंग बिजनेस से क्या मतलब है? ऑन गोइंग बिजनेस, हम लोग तो अकाउंटिंग ऑन गोइंग बिजनेस की बना रहे होते हैं ना। ये जो सारा काम हम कर रहे हैं ना अकाउंटिंग के अंदर, अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में भी आपको एक और चीज भी पढ़ाऊंगी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे कि हम जो सारी अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, सारी अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, ये इसी ऐसे ऐसे बिजनेस के लिए कर रहे हैं जो कि ऑन गोइंग होना चाहिए। कोई बिजनेस अगर ऑन गोइंग ना हो, अगर वो बंद होने के नजदीक हो या क्लोज होने वाला हो या शट डाउन होने वाला, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो एक अलग किस्सा है, वो एक अलग काम है जो कि आप FAR 2 में पढ़ोगे। सही है। तो अभी आपने जो चीज सारी करनी है ना, हम लोग जो सारे काम कर रहे हैं वो ऑन गोइंग बिजनेस के लिए ही है। ठीक है। चलो अब हम बहुत ज्यादा डेविएट कर रहे हैं अपने मेन टॉपिक से। बैक टू द टॉपिक। जो भी सवालात हैं आप लोग अपने पास लिख लो, हम इंशाल्लाह उसको कर लेंगे, लेकिन आप लोग काफी एडवांस क्वेश्चंस अब पूछ रहे हो। ठीक है। तो अभी हम बहुत ही बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, इसको पहले देखते हैं। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि अभी जो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बात की कि ऐसा खर्चा, ऐसा आपकी जेब से पैसे निकलना जिसका बेनिफिट आपको मिले 1 साल से ज्यादा अरसे तक के लिए। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर जो हमें चीज पढ़नी है ना, वो पढ़नी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैंने आपको ये बात बोल दी थी कि डेप्रिसिएशन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है। चले जी, तो पहले हम इधर आ जाते हैं। अब आप एक फॉर्मेट पर आपको चीज एक लिखवा रही हूं, आपने इसको कॉपी करना है और उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देख लेते हैं इसको क्या होता है। ये एक्विजिशन चार्जेस मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज करते हुए। नहीं, नॉट एक्विजिशन डज नॉट ओनली मीन द फेस वैल्यू ऑफ एन एसेट। इसमें और भी चीजें हैं, इनवॉइस वैल्यू के अलावा भी सारी चीजें हैं। मैं आपको लिस्ट लिखवा रही हूँ ना, ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है।
ये आप लोगों ने लिखना है अपने पास, ठीक है, ये नोट करना है और इस बात का आपको रट्टा भी मारना होगा। ये सारे आइटम्स आपको याद रखने हैं कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पता हो कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। ठीक है, और चलें जी। ठीक है, सबने नोट कर लिया। इनवॉइस वैल्यू, चलें ठीक है, जल्दी से लिख लें। जी, कर लिया नोट सबने? सही है जी। मोहसिन डन, जुलेखा ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं, सही है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हमने ये बात देखी कि अभी हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा खर्चा करना जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिले। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने जो है 13 लाख की एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है, यानी कि उसकी जो मैंने सप्लायर से, जो शोरूम से मैंने खरीदी है, मैंने उसको पैसे कितने दिए, 13 लाख रुपए। तो आप मुझे बोलेंगे अच्छा इसका मतलब है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना हुआ है, 13 लाख रुपए हुआ है। मैं आपको कहूंगी कि नहीं, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर 13 लाख नहीं हुआ, 13 लाख से ज्यादा हुआ है। वो क्या हुआ है, मैंने आपको ये बात बताई कि मेरी जो मैंने सप्लायर को पैसे दिए हैं, जो मैंने शोरूम वाले को पैसे दिए हैं, गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू क्या थी, 13 लाख रुपए। इसके अलावा भी मुझे इस गाड़ी से रिलेटेड और भी खर्चे मैंने इनकर किए हैं, और वो कौन कौन से किए हैं आप देखें। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको कुछ टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी पे करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर वो टैक्सेस नॉन रिफंडेबल हो तो क्या होगा, वो भी मैं कहूंगी कि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब इसको जरा देखते हैं, नॉन रिफंडेबल क्या होता है। आपके पास टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो है वो दो किस्मों की होती हैं। एक होती है रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, और दूसरी होती है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक है। अब न, इसमें होता क्या है, ये क्या चीजें होती हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ आप इतनी बात ये समझ लो, रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज वो टैक्सेस एंड ड्यूटीज होती हैं जो कि आपको अल्टीमेटली रिफंड हो जाती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, या एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। रिफंड हो जाती हैं या एडजस्ट हो जाती हैं, राइट। तो इनका दूसरा नाम जो है रिफंडेबल या एडजस्टेबल भी है, इसको जरा नोट कर लें, ठीक है। एडजस्टेबल लिखा हुआ हो या रिफंडेबल लिखा हुआ हो, इसका मतलब सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा देखो, अभी क्या हुआ है, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने कोई ऐसा टैक्स पे किया है जो कि रिफंडेबल है,
तो अभी तो फॉर द टाइम बिंग वो मेरी जेब से उसके पैसे निकले हैं, लेकिन मुझे फ्यूचर में कभी ना कभी वो पैसे वापस मिल जाएंगे, या वो मेरी किसी और पेमेंट से एडजस्ट हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे, राइट। तो क्या होगा, क्या इन रियल सेंस मेरी जेब से कुछ पैसे गए हैं? इन रियल सेंस नहीं, है ना। अभी तो गए हैं, फॉर द टाइम बिंग तो मेरी जेब से पैसे निकले हैं। मैंने 10,000 रुपए रिफंडेबल टैक्स पे तो जरूर किया है, लेकिन ये 10,000 रुपए फ्यूचर में मुझे किसी तरीके से वापस मिल जाएंगे। तो मैं ये कहूंगी कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, अभी तो मेरी जेब से 10,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे वापस मिल जाने हैं। तो देखो खर्चा या कॉस्ट क्या होती है, अभी हम जरा कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कॉस्ट होती है ऐसा कोई पैसा जो कि आपने अपनी जेब से लगाया है और आपको वो फ्यूचर में वापस नहीं मिलेगा। वो आपका ट्रू सेंस में कॉस्ट होना चाहिए ना, ट्रू सेंस में खर्चा होना चाहिए। इज दैट राइट? ठीक है, ट्रू सेंस में वो हमारा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको ये बात लिखूं कि एक कोई टैक्सेस या ड्यूटीज हैं जो कि मेरे रिफंडेबल है, रिफंडेबल उसमें आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, ठीक है, कि ये आपकी टैक्सेस है, या ये आपका रिफंडेबल टैक्स है, या ये आपका नॉन रिफंडेबल टैक्स है। तो अगर आपको सवाल में बताया गया है कि रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, कार से को परचेज करते हुए बिजनेस ने रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज इतनी पे की, तो देखो पेमेंट तो हुई उनकी, डबल एंट्री उनकी क्या पास हुई, उनकी पेमेंट डबल एंट्री पास होगी, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बैंक आपका क्रेडिट जरूर होगा, क्योंकि बैंक बैलेंस आपका कम जरूर हो रहा है, बिजनेस पेमेंट कर तो रहा है, लेकिन वो किस तरह का है, वो एक किस्म का आपका फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक एसेट अकाउंट खोलेंगे रिफंडेबल टैक्सेस के नाम से, ठीक है, ये हमारा एसेट है। हम कहेंगे कि ये फ्यूचर में हमारा रिसीवेबल है ना, हमें पता है कि जी गवर्नमेंट ने हमें फ्यूचर में ये वापस कर देना है, राइट। तो हम इसको एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, इसको हम एसेट क्रिएट कर देंगे, पेमेंट जरूर होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोई ऐसा पैसा पे कर रहे हो, ऐसा टैक्स पे कर रहे हो, ऐसी ड्यूटीज पे कर रहे हो जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, नॉन रिफंडेबल का मतलब ये कि आपने आज के दिन वो टैक्स पे किया और आपको फ्यूचर में वो वापस नहीं मिलेगा, आपकी जेब से निकल गया तो निकल गया। तो ट्रू सेंस में ये हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट है। हम ये कहेंगे कि हम लोगों को एसेट को खरीदते हुए, गाड़ी को खरीदते हुए हमने 10,000 रुपए का एक ऐसा खर्चा इंकर किया, एक ऐसा हमने पेमेंट की जो कि ट्रू सेंस में वाकई में हमारी पेमेंट ही थी, है ना। तो उसके लिए हम क्या डबल एंट्रीज पास करेंगे, नॉन रिफंडेबल के लिए हमने बैंक को करना है क्रेडिट, और हम क्या कर देंगे, इधर हमने ये क्या लिख रही हूं मैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। अब इसको जब हम डेबिट करेंगे ना, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी आप कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं करोगे, आप क्या डेबिट कर दोगे, मोटर व्हीकल के अकाउंट को ही डेबिट कर दोगे। कैसे करोगे, अभी इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ट्रीट होता है एज एन एक्सपेंस एसओसीआई के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंस, फिर नेचुरली सी बात है, डिफरेंस तो होना चाहिए ना दोनों के केस में। ये आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंस नहीं ट्रीट होता, ये क्या ट्रीट होता है, ये आपका नॉन करंट एसेट बन जाता है, राइट। अब इधर आ जाए, तो सबसे पहला आइटम, ये तो हम बड़ा आसान सा है कि इनवॉइस वैल्यू ऑफ द एसेट, ट्रेड डिस्काउंट पे भी अभी आते हैं। अभी हम पहले बात कर रहे हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर। तो हमने ये देखा कि वो फिर जो 10,000 रुपए का खर्चा आप करोगे ना, आप कहोगे कि ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको भी मैंने मोटर व्हीकल के अकाउंट में कैपिटलाइज कर देना है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंस आउट करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं कैपिटलाइज करना। तो हमें इतनी बात अभी समझ में आ रही है कि सिर्फ आपकी इनवॉइस वैल्यू जो आप सप्लायर को पे करते हो, जो उसकी लिस्ट प्राइस होती है, सिर्फ यही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपका एक्विजिशन के टाइम पे, अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदी और मोटर व्हीकल खरीदने के टाइम पे आपके पास और भी जो खर्चे हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्मों के, आपने उनको भी कैपिटलाइज करना है, राइट। तो उसमें जो पहला आइटम है वो हमने देख लिया, नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल, ठीक है, इट्स द सेम थिंग।
अपने पास लिख लें इसको। नॉन एडजस्टेबल भी अगर कहीं लिखा हुआ हो, नॉन एडजस्टेबल, तो ये ट्रू सेंस में आपका खर्चा हुआ, ट्रू सेंस में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो आपने इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी बनाती जा रही हूँ, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। अब अगर मैंने आपको ये कहा कि मैंने 13 लाख की लिस्ट प्राइस थी, इनवॉइस वैल्यू थी, जो मैंने शोरूम वाले ने मुझे कहा कि ये 13 लाख रुपए जो है वो आपके उसके हैं, गाड़ी के पैसे हैं, ठीक है, 13 मिलियन हो गया ये। ठीक है जी, तो ये 13 लाख रुपए, 13 लाख सही लिखा ना मैंने? नहीं, ये रहा, ठीक है। तो 13 लाख रुपए जी आपने जो पेमेंट की है वो तो आपकी होगी इनवॉइस वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने इसके ऊपर 10,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी पे किए इस गाड़ी से रिलेटेड, ये बात याद रखें, अभी हम मोटर व्हीकल खरीदते हुए की सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। मोटर व्हीकल हमने खरीदी और उससे रिलेटेड हमने जो खर्चे किए अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि 13 लाख रुपए तो हमने शोरूम वाले को पे किए, फिर इस गाड़ी से रिलेटेड हमने 10 लाख रुपए कोई टैक्सेस वगैरह पे किए जो कि नॉन रिफंडेबल थे, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगा, एसेट का पार्ट बन जाएगा। हम कहेंगे ये भी मोटर व्हीकल के कॉस्ट का हिस्सा है, राइट। फिर हम आते हैं नीचे। अब जाहिर सी बात है, अब वो गाड़ी जो है वो शोरूम पे खड़ी हुई थी, राइट। अब गाड़ी को अपने बिजनेस के प्रेमिसेस पे लाने के लिए मुझे एक ट्रक को हायर करना पड़ गया, ठीक है। शोरूम वाले ने कहा कि गाड़ी की डिलीवरी जो है ना वो हम नहीं कराएंगे, वो आपने खुद ही इसको जैसे कि तैसे लेके जाना है। अब जाहिर सी बात है गाड़ी रजिस्टर्ड तो है ही नहीं। अब मैं ये रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मैं अनरजिस्टर्ड गाड़ी को जी सड़क पे चला के लेकर आऊं, राइट, चलान भी हो सकता है उस पर फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रक हायर किया, मैंने कहा कि गाड़ी को मैं शोरूम से उठा के अपने बिजनेस के प्रेमिसेस पर लेकर आऊं। क्लियर है बात? अब जब मैंने उसको ट्रक को हायर किया तो जाहिर सी बात है मुझे ट्रक के चार्जेस भी पे करने पड़ गए, मुझे पे करने पड़े। इसको हम टर्म वैसे भी एक चीज पढ़ चुके थे, याद है, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता था, वो गुड्स को खरीदते हुए आपको अगर ट्रक हायर करना पड़ता था तो उसको हम कहते थे कि जी वो कैरेज इनवर्ड्स है ना। यहाँ पे अगर हमने नॉन करंट एसेट खरीदा और उसको अपने बिजनेस प्रेमिसेस पे लाने के लिए हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट चार्जेस भी कहते हैं, कैरेज इनवर्ड्स भी कहते हैं, कैरेज इनवर्ड्स रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट, तो आपको ये खर्चा भी ऐड करना है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसको भी हम कहेंगे कि कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 13,000 रुपए का ट्रक के चार्जेस पे करने पड़ गए उसी गाड़ी को शोरूम से लेके अपने बिजनेस प्रेमिसेस पे लाने के लिए। क्लियर है यहां तक? जी, मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं नीचे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे, ठीक है। इंश्योरेंस के बारे में पता है आप लोगों को क्या होता है? सही है। इंश्योरेंस में यही होता है कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो और आप ये कहते हो कि जी मुझे खौफ है कि मेरी चीज जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो मैं इंश्योर कराना चाहता हूँ या कराना चाहती हूँ। प्रोटेक्शन लेते हो बेसिकली, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से वो इंश्योर हो जाती है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहेगी कि भैया आपकी अब चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ये बात होती है कि अगर वो चीज आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है, ठीक है, रिकवर हो जाते हैं वो, फिर आप उन पैसों से वो नई वाली चीज खरीद लेते हो। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अब आपके पास जो इंश्योरेंसेज होती है ना वो मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं, ठीक है। पूरे पैसे देते हैं, कभी कभार पूरे मिलते भी नहीं है। नहीं नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की जगह कैपिटल डिस्काउंट, अभी हम ट्रेड डिस्काउंट को हमने डिस्कस नहीं किया। आई एम नॉट श्योर कि कैपिटल डिस्काउंट उसका टर्म है एक, मैंने कभी सुना नहीं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को कैपिटल डिस्काउंट भी कहते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी। ट्रेड डिस्काउंट को मैंने ट्रेड डिस्काउंट के नाम से ही पढ़ा हुआ है या डिस्काउंट ऑन इनवॉइस पढ़ा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं। जो मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ मैंने वही पढ़े हुए हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि वो कैपिटल डिस्काउंट भी कहलाता है या नहीं। तो एनीवे, इंश्योरेंस आपके पास मुख्तलिफ किस्मों की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपके पास, चलो पहले मैं आपको ये वाली बता देती हूँ। इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट,
इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वो इंश्योरेंस जो आप पेमेंट आप, मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको थोड़ा समझाती हूँ। इंश्योरेंस में होता है कि आप जाहिर सी बात है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको मुफ्त में तो पैसे नहीं देती। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे कैपिटल डिस्काउंट का टर्म मुझे आइडिया नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैपिटल डिस्काउंट सेम चीज है या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट ही कहते हैं, राइट? या तो ट्रेड डिस्काउंट होता है या कैश डिस्काउंट होता है, कैपिटल डिस्काउंट तो नहीं मैंने पढ़ा हुआ कभी। ऊपर जो लिखा हुआ है वो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, वहां पे कैश डिस्काउंट लेस नहीं। बच्चे एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है, कैपिटल डिस्काउंट क्या होता है आई डोंट नो दैट। आप ये बात मेरे से पूछ सकते हो कि यहाँ पे अगर कैश डिस्काउंट लिखा दिया हुआ होता तो क्या यहाँ पे कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड भी लेस करते, तो आंसर होता नहीं, इधर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही लिखा हुआ है। मैं भी ये समझाती हूँ आपको बात, ठीक है? तो आपके पास क्या सिचुएशन है, अब आपके पास इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अब होता क्या है इंश्योरेंस कंपनीज में, ये सिर्फ आप सुन लो, सिर्फ समझ लो, इतना काफी है, ठीक है? तो उसमें होता है क्या है कि आप ने फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस ने ये मोटर व्हीकल खरीदी, ठीक है? अब लाहौर में या कराची में मुझे इश्यूज हैं कि ये ना हो कि चोरी हो जाए, राइट? तो मैं क्या किया, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गई और मैंने कहा कि मैंने अपने इस एसेट को इंश्योर करवाना है। तो वो कहेगा ठीक है। अब क्या होगा, मुझे हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी को मैं क्या पे करूंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूंगी हर साल, और ये एडवांस में पेमेंट होती है, ठीक है? अब क्या होगा कि हर साल मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम में पे करती जाऊंगी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है या नहीं हुई, ठीक है? यानी कि मुझे बस पे करना है, मेरे पास गाड़ी मौजूद है, वो इंश्योर्ड है, मुझे हर साल उसके ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। अब खुदा ना खास्ता फॉर एग्जाम्पल 3 साल के बाद मेरी गाड़ी वाकई में चोरी हो जाती है, राइट? अब मैं 3 साल तक उसके ऊपर क्या पे करती आई हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अब होगा क्या, जो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उस गाड़ी के पैसे देगी ना, वो किसमें से देगी, जो मैंने उसको पिछले 3 सालों में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, जाहिर सी बात है उसमें से वो पैसे जमा जो उसके पास हुए हुए होंगे उसी में से उसने पैसे देने हैं। क्लियर होगी बात? तो इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी जेब से इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसे नहीं देती, हम उसको जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी में से उसने लॉस की अमाउंट जो है वो हमें दे देनी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी चोरी ही नहीं होती और वो बेच देती हूँ मैं और वो सारा खत्म हो जाता है किस्सा, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास सारे उसके पैसे आ गए ना, उसका रेवेन्यू हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया सारा, कि वो हमसे प्रीमियम तो लेता जा रहा था लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को हमें पे करना नहीं पड़ा कुछ, क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं चोरी हुई। तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज कमाती है, राइट? इस तरह से कमाती है कि वो हमारे से प्रीमियम तो ले रही होती हूँ लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें लॉस इनकर हो, है ना? वो तो हमने फ्यूचर में अगर लॉस हो जाए तो हमें इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे देगी, वरना वो नहीं देगी। वरना हम पूरा एसेट इस्तेमाल कर लें, खत्म हो जाए इसकी यूजफुल लाइफ, उसको बेच भी दें, इंश्योरेंस कंपनी खुश हो जाएगी कि जी हमें 10 साल तक पैसे भी मिलते रहे, प्रीमियम भी मिलता रहा और हमें इस क्लाइंट को कुछ पैसे देने भी नहीं पड़े, सारा का सारा वो हमारा पैसा है। क्लियर हो गई बात? सही है? इंश्योरेंस किस तरह से कराते हैं वो दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है? हमें वो नहीं सीखना कि सिर्फ बस इतनी बात आपको समझनी है कि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम वो पैसे होते हैं जो कि आप पे करते हो इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है? अब होता क्या है, यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे हमें पढ़ना है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। मैंने अब आपको कहा कि अब मुख्तलिफ किस्म की चीजों के ऊपर आप इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब है रस्ते में, ठीक है? ट्रांजिट का मतलब है रास्ते में, सफर में, ठीक है? अब आपने क्या किया, अब आप क्या चीज खरीद रहे थे, मोटर व्हीकल, राइट? अब आपने मोटर व्हीकल खरीदी। अब फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि ये मैंने मोटर व्हीकल खरीदी है कराची में, ठीक है? और मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, मैं बैठी हुई लाहौर में, मेरा बिजनेस कहाँ है, लाहौर के अंदर। अब मुझे कराची से लाहौर तक आने के लिए पहले तो मुझे क्या हायर करना पड़ा, ट्रक हायर करना पड़ा। उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरे क्या बन गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गए, है ना? साथ ही मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि 1.5-2 दिन का सफर है, ठीक है? और रास्ते में हालात ठीक नहीं है, ठीक है? रास्ते में बड़ी स्ट्राइक्स हो रही हैं, बड़ी चोरियां होती हैं। तो मैंने क्या कराया,
मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा ली, जो मैंने कराची में अभी खड़ी हुई है, अभी तक वो रास्ते में नहीं आई है। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इस गाड़ी की इंश्योरेंस करा ली कि अगर खुदा ना खास्ता ये गाड़ी रास्ते में चोरी हो जाती है या इसको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचता है तो मेरा फाइनेंशियल लॉस कवर हो जाए। क्लियर हो गई बात? अब जो मैं उसके ऊपर प्रीमियम पे करूंगी, अब देखो जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो ना इंश्योरेंस लेने के लिए, तो वो आपसे पूछता भी है कि भाई अग्रीमेंट किस चीज का करना है, आपने इंश्योरेंस किस चीज का करा रहे हो, इन ट्रांजिट है, फायर इंश्योरेंस भी होता है, फिडेलिटी इंश्योरेंस भी होता है। तो आपको आपको सारी चीजों में एग्री करना पड़ता है कि अच्छा जी ये ट्रांजिट वाली इंश्योरेंस में कराने जा रही हूँ, राइट। तो उसके ऊपर जो मैं प्रीमियम भी पे करूंगी वो खासतौर पे आइडेंटिफाइड होगा कि ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का प्रीमियम है। क्लियर होगी बात? अब जाहिर सी बात है, अब मैंने उनको कहा कि मैंने इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवाना है और मैंने उसके ऊपर प्रीमियम भी पे कर दिया। वो जो प्रीमियम होगा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का, वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नहीं, इंश्योरेंस सारी सारी किस्म का होता है, लाइबिलिटी का इंश्योरेंस तो नहीं होता, सिर्फ एसेट्स का होता है ज्यादातर। ठीक है, क्लियर होगी बात? अभी आप लोग बाकी सवाल मत सोचो, सिर्फ जो मैं बात बता रही हूँ ना सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है? वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग कुछ और सोचते रहोगे, मैं जो बता रही हूँ वो क्लिक नहीं करेगा। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट में बात समझ में आ गई। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है जो रास्ते का जो सफर है सिर्फ उसको कवर करता है। अब मैंने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है ना, उसमें ये बात अंडरस्टूड है कि ये कराची से लाहौर तक के सफर को कवर करता है बस। जैसे ही वो लाहौर पहुंच जाएगा मेरी ये इंश्योरेंस हो जाएगी खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने ये इंश्योरेंस करवाई हुई थी सिर्फ ट्रांजिट की, सिर्फ उस सफर के दौरान। क्लियर होगी बात? अब जो मैंने इसके ऊपर इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे किया था, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसे दिए थे वो भी मेरा कैपिटलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो पे किए थे 20,000 रुपए। क्लियर होगी बात? सही है मोहसिन, उस्मान, जुलेखा? अब अगर आपको सवाल में और भी चीजें दी हुई होती हैं, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये क्या होगा? ये होगा आपका कैपिटलाइज। आपके पास बहुत सारे और इंश्योरेंसेस भी होते हैं। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस क्या होता है? फायर इंश्योरेंस ये होता है कि मेरे मेरे बिजनेस में जो एसेट्स पड़े हुए हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, जो सारे जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अब उनके अगेंस्ट इंश्योरेंस करा ली। अब फॉर एग्जांपल ये मोटर व्हीकल मैंने खरीदी और मैंने इस मोटर व्हीकल की फायर इंश्योरेंस करा ली। अब फायर इंश्योरेंस में क्या होगा? फायर इंश्योरेंस में ये बात होती है कि अगर आपके ऑफिस में आग लग जाए खुदा ना खास्ता, और अगर आपकी ये मोटर व्हीकल डिस्ट्रॉय हो जाए उस आग में, तो हम इसके पैसे दे देंगे। तो हमने क्या किया, इसी मोटर व्हीकल से रिलेटेड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने खरीदा है, इसी मोटर व्हीकल से रिलेटेड मैंने इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी ली और मैंने इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस भी ली। तो इस बात को याद रखना है कि फायर इंश्योरेंस को आपने कैपिटलाइज नहीं करना, ये आपका एक्सपेंस आउट होगा, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए आपने इस बात को ख्याल रखना है कि इंश्योरेंस सिर्फ इन ट्रांजिट, सिटी डिस्टेंस फिक्स होता है नहीं होता, दैट इज एंटायरली ऑपरेशनल, यू डोंट हैव टू नो दैट। बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसमें, मुझे भी नहीं पता कि क्या किस तरह से क्या कितने टर्म्स होते हैं, वो इंटायरली ऑपरेशनल इन नेचर है। आपको बस ये बात पता होगी कि भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट ये है, ठीक है, बस ये बात पता होनी चाहिए। क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वो क्या होगा वो आप FR1 में पढ़ोगे कि अगर ज्यादा लॉस हो जाए तो क्या होगा, कम लॉस हो जाए तो क्या होगा, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे लॉस के पैसे मिले, ठीक है। आपका लॉस ज्यादा हो सकता है और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे कम दे सकती है, ठीक है। तो उसको कैसे अकाउंटिंग उसकी किस तरह से करनी है वो आप इंशाल्लाह FR1 में पढ़ोगे, ठीक है। इट्स टू अर्ली फॉर नाउ, पढ़ोगे जरूर उसको, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों ने अगले उसमें पढ़ना है। अच्छा जी, तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, और अगर अल्लाह की मर्जी तो मेरे से ही पढ़ोगे आप लोग फिर क्योंकि ऑनलाइन में FR1 नहीं पढ़ा रही हूँ, सही है। तो आपके पास, और अगर आप लोगों की भी मर्जी हुई दैट इज सही है,
तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो है, सिर्फ आपने इंश्योरेंस प्रीमियम वो वाला ऐड करना है इसमें, वो वाली चीज कैपिटलाइज करनी है जो कि आपने इन ट्रांजिट के लिए पे किया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आपके पास कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है किसी और नाम से, याद रखिएगा फायर इंश्योरेंस आ रहा है, और यू आर प्लानिंग टू स्टडी FAR 2। ओहो अच्छा, और FAR 1 बीच में कहाँ गया? FAR 1 नहीं पढ़ना? अच्छा चलो ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के अलावा अगर कोई और इंश्योरेंस आता है आपके पास सवाल में, तो आपने इस बात को याद रखना है कि उसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है। फायर इंश्योरेंस एंड ऑल अदर इंश्योरेंसेस वो क्या होंगी? वो एक्सपेंस आउट होनी है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबसे आखिर में मैं आपको एक बात बोलूंगी, आपको इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी सो फार आप अपने पास ये बात नोट कर लें। फायर इंश्योरेंसेज एंड ऑल अदर इंश्योरेंसेज अदर देन इन ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो सारे के सारे एक्सपेंस आउट होने हैं। सिर्फ इन ट्रांजिट वाला इंश्योरेंस है जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी चलें जी, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, ठीक है। आई बी बैक विद यू इन अ मोमेंट। अच्छा जी, आवाज आ रही है सबको? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मोटर व्हीकल की एग्जाम्पल के अंदर कोई इंस्टॉलेशन तो मतलब इन्वॉल्व नहीं होती, राइट। इंस्टॉलेशन तो हमें नहीं करनी होती मोटर व्हीकल की। लेकिन ये दूसरी नॉन करेंट एसेट्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मशीनरी कोई खरीदी होती अपने बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए, अब मशीनरी को मैंने ले तो आई, राइट, मैंने उसके ऊपर इन ट्रांजिट इंश्योरेंस भी पे कर ली, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे कर लिए, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी पे की, राइट। अब अगर फॉर एग्जांपल वो मशीनरी इस तरह की है कि मुझे उसको इंस्टॉल करवाना है, लाइक किसी एक्सपर्ट को बुला के उसको पैसे दे के मुझे इंस्टॉल करवाने की जरूरत है उसकी, तो जो मैं उस इंस्टॉल करने वाले को पैसे दूंगी ना, वो भी मेरा खर्चा है ना। पैसे मेरी जेब से निकल रहे हैं, और वो किस पर्पस के लिए निकल रहे हैं? मैं इंस्टॉलेशन करवा रही हूँ, तो वो मेरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्या होगी? वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। हम ये कहेंगे कि जो हम लोग, हाँ, सेटिंग करना, इंस्टॉल करना, सेटिंग करना, अगर उसमें जिस तरह होता नहीं, जब पुराने जमाने में जब हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे, पीसीज होते थे, राइट, तो क्या होता था, जो दुकान वाला होता था वो घर आके उसको फिक्स भी करके देता था हमें, राइट, उसमें चीजें इंस्टॉल भी करके देता था, विंडोज वगैरह और ये सब कुछ। तो अगर हम लोग कंप्यूटर के अलावा हम उसके ऊपर उस बंदे को उसकी एक्सपर्टीज की भी पेमेंट कर रहे हैं, और वो आ रहा है इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, या व्हाटसोएवर, ये फिजिकल इंस्टॉलेशन भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी हो सकती है, तो वो पैसे भी क्या होंगे? जेब से हमारे पैसे निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 3,000 रुपए अगर इंस्टॉलेशन के पे किए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? सही है। अच्छा, फिर प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी को खरीदने से पहले मैंने एक एक्सपर्ट की हेल्प ली, मतलब वो गाड़ी बड़ी कोई हाई फाई किस्म की थी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बड़ी अजीब सी सिनेरियो बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने मोटर व्हीकल का ही एग्जाम्पल पिक किया, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से उसको यहाँ पे अप्लाई तो करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, BMW है, बड़ी हाई फाई किस्म की है, ठीक है, और वो BMW या कोई और गाड़ी खरीदने से पहले, या जरूरी नहीं है कि वो मोटर व्हीकल ऐसी हो सकता है मैं स्पेशल किस्म की कोई ट्रक श्रक कोई खरीद रही हूँ, या हो सकता है कोई क्रेन वगैरह हो मेरे बिजनेस के लिए, राइट, ये भी तो हो सकता है। अब क्रेन भी व्हीकल तो है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल उस क्रेन को खरीदने के लिए, खरीदने से पहले मैंने एक एक्सपर्ट की हेल्प ली, मैंने उसको कहा कि देखें मैंने ये काम
जो है वो क्या कहते हैं करवाने हैं, ठीक है। मुझे एक ऐसी व्हीकल चाहिए जो इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स भी उठाए, ये काम भी करे, वो काम भी करे। अब मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है चीजों की, तो आप मुझे ये बता दें कि इन क्रेनों में से कौन सी क्रेन मेरे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब मेरे पास बहुत सारी, आपको पता आइडिया शायद इतना ना हो, लेकिन मैकेनिकल वर्ल्ड में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आपकी नीड्स को केटर टू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 4-5 क्रेन है, मैं मार्केट गई तो मेरे पास 4-5 किस्म की क्रेन्स मुझे नजर आई। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि भाई मैं कौन सी क्रेन खरीदूं, कौन सी क्रेन मेरे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी, कौन सी क्रेन सबसे ज्यादा मेरे लिए एफिशिएंट होगी, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सपर्ट को हायर किया कि आप जरा मेरे बिजनेस को आके देखें, मेरा जो काम है फैक्ट्री के अंदर, या मैं अगर कंस्ट्रक्शन का मेरा बिजनेस है तो आप आके देखें और आप मुझे इन सारी क्रेनों को स्टडी करके मुझे बता दें कि मैं कौन सी क्रेन को खरीदूं। तो मैं क्या दे रही हूँ, मैं उसको ऑब्वियसली कुछ पैसे भी दूंगी ना एक्सपर्ट को उसके ओपिनियन के लिए, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, मेरी प्रोफेशनल फीस कहलाएगी। तो उस व्हीकल को खरीदने के लिए मुझे किसी अगर कंसल्टेंट को हायर करना पड़ जाए और मैं उसको पैसे दूं, तो वो मेरा क्या होगा, खर्चा होगा। और वो कैसा खर्चा होगा, वो मेरा प्रोफेशनल फीस में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसकी ओपिनियन के लिए उसको 4,000 रुपए दिए, उसने मुझे कहा कि ये वाली व्हीकल खरीदो, तो अब मैं उस व्हीकल का कॉस्ट निकाल रही हूँ, बिल्कुल ठीक। ये प्रोफेशनल फीस नॉर्मली एडवाइस वगैरह के लिए होता है, फिजिबिलिटी स्टडीज वगैरह के लिए होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये भी मैंने क्या किया, ये भी मेरा कैपिटलाइज होगा। मैं ये कहूंगी ये भी मेरा इस व्हीकल से रिलेटेड, ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जी उस्मान, आपके मुझे जवाब नहीं मिल रहे, यस या नो, क्लियर है सारी बात? ठीक है जी, चलें जबरदस्त, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे आ रहा है कॉस्ट ऑफ टेस्ट रन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ टेस्ट रन ये नॉर्मली मशीनरीज के केस में होता है, जो जिसमें प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो मैं जिस नॉन करंट एसेट की बात करी, फॉर एग्जांपल वो है कोई बहुत बड़ा सा अवन, ठीक है। मैं बिजनेस कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ किसी बिस्किट्स की, ठीक है, बिस्किट्स की मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, अब एक बड़े लेवल पे मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मेरे पास बड़े बड़े अवन्स होंगे। अवन मेरे लिए क्या होगा, नॉन करंट एसेट होगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए इस्तेमाल यूज करूंगी, बेनिफिट मुझे मिलेगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल उस अवन को खरीदते हुए, अब अवन के ऊपर आ जाते हैं, मैंने इनवॉइस वैल्यू पे की इतनी, फिर मुझे नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज भी पे करने पड़ गए, मैंने उस अवन को दुकान से लेके अपने प्रेमिसेस पे लाने तक मुझे ट्रक के चार्जेस भी पे करने पड़ गए, मैंने उस अवन को रस्ते के लिए सिर्फ इंश्योरेंस जो पे की मुझे वो भी पे करनी पड़ गई, मुझे उसको अवन को इंस्टॉल करवाने के लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बेयर करने पड़ गए, मैंने अवन को खरीदने से पहले किसी प्रोफेशनल का एडवाइस लिया था कि मैं अवन खरीदूं, कैसा खरीदूं, राइट। तो उसने मुझे जो एडवाइस दी थी उसके पैसे भी मुझे देने पड़ गए, वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं आ गई इधर, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास अवन हो गया इंस्टॉल, मेरा अवन हो गया क्या सारा, जहां पे भी उसको फिक्स होना था, गैस की पाइप्स वगैरह लगाने थे वो भी सारे लग गए। अब क्या हुआ, अब मैं उसको मैन्युफैक्चर करने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से पहले मैं उसको हो सकता है पहले टेस्ट भी करूं, है ना, कि क्या ये अवन ठीक तरीके से बेक करता भी है नहीं करता। मेरा जो सप्लायर था उसने मुझे कहा था कि ये 100 बिस्किट्स बेक करेगा आधे घंटे के अंदर, तो क्या ये बात उसकी ठीक है या नहीं है? बात समझ आ रही है? तो मैंने उसको क्या किया, मैंने फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन करने से पहले मैंने क्या किया, उसको टेस्ट किया। अब उसको टेस्ट करने के लिए मुझे खर्चे भी इनकर करने पड़ गए। क्यों? मुझे गैस मेरी यूज हुई ना, उस टेस्ट रन में मेरी गैस यूज हुई, मुझे बिजली का बिल आया, मैंने बिल पे करना है, मुझे मेरा खर्चा हो गया, राइट। हो सकता है मुझे किसी अपने एम्प्लॉय को खड़ा करना पड़ गया कि भाई इसको ऑपरेट करो, मुझे एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी पड़ गई क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है। ये सारा हम काम कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो मुझे काफी खर्चे इनकर करने पड़ गए किसके, टेस्ट रन के लिए। तो वो भी मेरे खर्चे क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ सैंपल्स प्रोड्यूस्ड। अब हुआ क्या, मैंने टेस्ट रन किया, मेरा गैस इस्तेमाल हुई, बिजली इस्तेमाल हुई, मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी उस काम के लिए, राइट। अब क्या हुआ, अब बिस्किट्स प्रोड्यूस भी हुए, जाहिर सी बात है टेस्ट रन में मैं प्रोडक्शन करूंगी, मैं उसी तरह से बेक करूंगी, चेक करूंगी कि बिस्किट्स अच्छे तरीके से बेक हो रहे नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट रन के अंदर मैंने 1000 बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर किया, बेक करके देखा, राइट। अब वो 1000 बिस्किट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अब बिजनेस का क्या है, बिजनेस की तो कोशिश रहेगी कि वो जितने से ज्यादा मुनाफा कमा सके वो कमाए, जिस तरीके से उसके पास पैसे आए वो आए। तो क्या हो सकता है मैं उन 1000 यूनिट्स को मैंने बेक किया है लेकिन टेस्ट रन के अंदर। अब वो 1000 बिस्किट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उनको जाया होने से बेहतर है कि मैं बेच दूं, राइट। इवन दो उनको मैंने मैन्युफैक्चर इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था कि मैं मैन्युफैक्चर करूं ताकि मैं बेचूं, मैंने मैन्युफैक्चर क्यों किया था, क्योंकि मैं टेस्ट रन कर रही थी, राइट। बात समझ आ रही है ना। अब जब वो मेरे पास मैन्युफैक्चर हो गए, जब वो मेरे पास बिस्किट्स पड़े हुए हैं, तो नहीं, उसमें ये टेस्ट रन कवर नहीं होगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज समथिंग एल्स, टेस्ट रन आपको अलग से दिया हुआ होगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब वो बिस्किट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, 1000 बिस्किट्स पड़े हुए हैं, मैं उनको जाया होने से बेहतर है कि मैं उनको बेच दूं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास खर्चे भी हो रहे हैं टेस्ट रन के, और मुझे टेस्ट रन से कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। तो जो नेट अमाउंट है मैंने वो लेके जानी है, वो ज्यादातर खर्चे की उसमें ही होगी, मेरा खर्चा ज्यादा होगा और सेल प्रोसीड मेरी कम ही होती है। क्योंकि वो बिस्किट्स में फिर हो सकता है अगर मैंने 10 रुपए का एक बिस्किट नॉर्मली बेचना है, तो मैं हो सकता है सैंपल वाले बिस्किट्स को जो मेरे टेस्ट रन में प्रोड्यूस हुए हो सकता है मैं 5 रुपए पे बेचूं, राइट। कि बस चलो कुछ ना होने से बेहतर है 5 रुपए ही आ जाए उनके अगेंस्ट, राइट। क्लियर हो गई बात। तो अगर इस तरह की, ये हम इंशाल्लाह जब सवाल देखेंगे ना तो इस तरह की क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर हो गई बात। तो आपने अगर इसको कहेंगे कि देखो जो नॉन करेंट एसेट जिसकी आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, हम उसमें कहेंगे कि कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले, कमर्शियल प्रोडक्शन होती है ऐसी प्रोडक्शन, उन पे नॉट फॉर सेल इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो वैसे प्रॉपर आपकी कमर्शियल सेल नहीं कहलाती, मैं आपको यही बता रही हूँ अभी, ठीक है। ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये हो रहा है बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन होता है जो आप वाकई में अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने वाकई में आपकी जो ट्रू सेल है, ट्रू प्रोडक्शन है कि बस अब तो मेरा फुल फ्लेजेड काम शुरू, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल प्रोडक्शन को समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि मैंने एक नया बिजनेस सेट किया, ठीक है। अब मैं नया बिजनेस एक खोल रही हूँ, वही वाला है। फॉर एग्जांपल मैं बेकरी एक स्टार्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है, चाह रही हूँ अभी। तो अब क्या हो रहा है, अब मैंने कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दिया, मैंने बिजनेस के लिए पैसा सारा सेट असाइड किया। अब मैं ये सारी चीजें क्या कर रही हूँ, अब मैं एक एक करके मैं अवंस खरीद रही हूँ, मैं दूसरे आइटम्स खरीद रही हूँ, इक्विपमेंट खरीद रही हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल अब मैंने अभी तक देखो मैंने बेचना शुरू नहीं किया चीजों को, है ना। अभी तक मैं क्या हूँ, अभी भी मैं टेस्टिंग फेज में हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस अपेरेंटली अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने कैपिटल सेट असाइड, जैसे ही मैंने कैपिटल सेट असाइड किया मेरा फौरन बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ गया। लेकिन अभी तक मैंने कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं शुरू की, मैंने कमर्शियल सेल नहीं शुरू की। आप जैसे ही बिजनेस शुरू करते हो जरूरी नहीं है कि आप फौरन से सेल्स करना शुरू कर दो, आपको टाइम लगता है, राइट। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस आज के दिन शुरू किया और आज के दिन मैंने एक अवन खरीदा, मैंने इंस्टॉलेशन कराई, और आज के दिन मैंने थोड़ा सा टेस्ट रन भी इसको किया कि जब मैं फुल फ्लेजेड अपनी प्रोडक्शन में आ जाऊंगी, जब मैं अपना सही वाली सेल्स शुरू कर दूंगी, तो क्या ये मेरे वाकई में अच्छे बिस्किट ये प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो टेस्ट रन जो होगा वो हम कहेंगे कि बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन है। कमर्शियल प्रोडक्शन होता है कि जब आप अपना वाकई में फुल फ्लेजेड आप अपने बिजनेस के मूड में आ जाते हो, राइट। कि बस अब जो मैंने काम करना है, अभी तो मैंने सेल्स करनी है, उनके ऊपर मैंने प्रॉफिट कमाना है। क्लियर हो गई बात। तो कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले अगर आप कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हो और उनको बेच रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि उसमें आप कहोगे जी इस पे मैंने प्रॉफिट कमाना है, वो बस आप कहोगे कि बस ठीक है बेच देते हैं उसको, जितने भी पैसे आ गए ठीक है। क्लियर हो गई बात, सही है। तो आपने क्या किया,
टेस्ट रन आपने किया है बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। आप अपना काम फुल फ्लेजेड तौर पे शुरू करने से पहले उसकी जब टेस्टिंग कर रहे थे तो उसमें आपको खर्चा अगर जितना आया उसमें से आपने नेट ऑफ कर देना है। अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, सेल प्रोसीड्स मिल रही है, तो फॉर एग्जांपल 6,000 रुपए का मुझे नेट उस पर खर्चा आया था। टेस्ट रन का, बिजली का बिल पे करना पड़ गया, उस मशीनरी ने इस्तेमाल किया, सैलरी पे करनी पड़ गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब आते हैं इधर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है वो आपका कंसर्न नहीं है, आपको सवाल में इसकी फिगर दी हुई होगी। अब ये है क्या, सिर्फ इसको समझ लें, ठीक है। जो बचे मोशन इतना ज्यादा उसमें मत जाओ, जो मटेरियल बच गया उसका क्या होगा, वो आपके वो रॉ मटेरियल ही है, बस वो आपकी इन्वेंट्री है। जो मटेरियल, कौन सा मटेरियल, जो जो बिस्किट्स वगैरह जो बच गए वो आपकी इन्वेंट्री, बस दैट्स इट। आपने कुछ बेच दी है, आपके पास कुछ हो सकता है पड़ी भी रहा है, वो दैट इज अनदर स्टोरी। आप लोग बहुत ज्यादा डेविएट कर रहे हो टॉपिक से, सही है। अब इधर आ जाओ। अब इधर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। अब देखो इसमें होता क्या है, कैलकुलेट किस तरह से करना है वो आपका कंसर्न नहीं है। ये है क्या, मुझे ये पता है, देखो जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना तो आपके पास हर चीज की कैलकुलेशन मौजूद होती है, ठीक है। आप बड़े ही ख्याल से अपना बिजनेस शुरू करते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज के दिन ये अवन खरीद रही हूँ, ठीक है, आज के दिन मैंने बिजनेस शुरू किया और आज के दिन मैं बहुत बड़ा सी, बहुत ऑब्वियसली आप खुद सोचो कमर्शियल लेवल पे जो हमारी सारी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास हमारे घरों की तरह छोटे छोटे अवन्स थोड़ी होते हैं जिसमें मुश्किल से 6 एक एट अ टाइम बेक होते हैं। उनके पास बहुत बड़े बड़े अवन्स होते हैं, राइट, बहुत बड़े बड़े फ्रीजर्स भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक अवन है, बहुत बड़ा सा अवन है, ठीक है, उसमें एक टाइम पे अगर 100 बैचेस अगर बेक हो सकते हैं, सो यू कैन इमेजिन 600-700 के करीब अगर मेरे पास उसमें बिस्किट्स या केक्स वहां पे बेक हो सकते हैं, तो इट मस्ट बी अ बिग अवन, राइट। तो अब मेरे पास बहुत बड़ा सा अवन है, मुझे हर बात का उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मतलब कैलकुलेटेड होंगी चीजें, इंक्लूडिंग ये वाली बात कि ये अवन कितने साल तक काम कर सकता है, मुझे इस अवन के अगेंस्ट कितने साल तक बेनिफिट मिलता रहेगा, ये बात मुझे बताएगा सप्लायर, जो अवन का सप्लायर है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, एक इतना बड़ा, इतनी बड़ी सी चीज है, उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूं कि ये अवन जो है इसकी लाइफ है 8 years, ठीक है, और मुझे आज के दिन ये बात पता है कि ये अवन इस नेचर का है कि मुझे ये बात पता है कि 8 साल के बाद, जब 8 साल खत्म हो जाएंगे, जब ये अवन मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा, बिल्कुल खटारा हो जाएगा, चलने के काबिल नहीं रहेगा, यूज करने के काबिल नहीं रहेगा, तो होगा क्या, 8 साल के बाद मुझे एक्सपर्ट्स को बुलवा के उसको उतरवाना पड़ेगा। यानी कि ये इस तरह का अवन है कि मुझे इसको खास तौर पे डिसमेंटल करना पड़ेगा और उसके ऊपर मुझे 8 साल के बाद खर्चा इंकर करना पड़ेगा। मतलब वो इस किस्म की बड़ी नेचर है, बड़ी हैवी अमाउंट है कि मुझे आज के दिन मुझे सप्लायर ने बात बता दी और मैंने खुद से एक्सपेक्ट भी कर ली, प्रिडिक्ट भी कर ली कि अच्छा जी फ्यूचर में मुझे इतने पैसे पे करने पड़ जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग क्या होती है, डिसमेंटल करने का मतलब है उतारना, राइट, उसको डिसमेंटल करना, उसको डिसअसेंबल करना, उसको अनइंस्टॉल करना, इन अदर वर्ड्स, राइट। तो अगर आपको सवाल में ये चीज गिवन है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, तो देखो हम ये क्या कर रहे हैं, इसको भी हम क्या कह रहे हैं, आज ही के दिन खड़े होके हम कह रहे हैं कि इसको हमने कैपिटलाइज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, याद है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, हाँ जब एसेट खत्म होगा तब होगा ना ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि फ्यूचर एक्सपेंसेस को अगर आपको पता लग गया कि फ्यूचर में ये एक्सपेंस हो सकता है, आज ही के दिन उसको बुक कर लो। तो एक ये ऐसा आइटम है फ्यूचर के एक्सपेंस का जो कि आज के दिन हमें पता चल सकता है, राइट।
तो हमें आउट ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस हमें इस आइटम के बारे में आज के दिन ही थोड़ा बहुत अंदाजा है, तो जैसे ही हमें इस बारे में अंदाजा हो जाए हमने इसको फौरन बुक कर लेना है। और कोई इसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस आपने नहीं बुक करना सिवाय इसके, सिर्फ और सिर्फ ये आइटम है। तो अब मुझे कोई मेरे से कोई ये सवाल ना पूछे कि मैम वो वाला एक्सपेंस क्यों नहीं बुक करे, बस नहीं करना, सिर्फ ये फ्यूचर का एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑफ डिसमेंटलिंग इन द फ्यूचर, जिसको आपने आज के दिन कैपिटलाइज कर देना है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, अपने कैपिटल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में। क्लियर हो गई बात? अब हो सकता है ये एक्चुअली हो भी ना भी हो, फ्यूचर में ये अमाउंट एग्जैक्टली यही हो ना हो, दैट इज अनदर स्टोरी। आज के दिन जो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में हमें फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का खर्चा इनकर करना पड़ जाएगा, आपने वो 10,000 रुपए जो है आज की टर्म्स में वो 10,000 रुपए का होगा कि अगर आज के दिन में डिसमेंटलिंग करती तो वो 10,000 होता है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है ये बात इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में समझ में आ जाएगी। वैसे आप लोगों ने क्यूएम तो पढ़ी हुई है ना, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पता है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, आइडिया है ना इस बारे में? इसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है कि आपको करना है रिकॉर्ड। सही है, क्योंकि आउट ऑफ ऑल दी अदर ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस, आउट ऑफ ऑल दी फ्यूचर एक्सपेंसेस एक ये वाला एक ऐसा एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है जो कि आप आज के दिन प्रिडिक्ट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, बाकी और कोई नहीं कर सकते, बस ये रीजन है। और आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि आप आज के दिन प्रिडिक्ट कर रहे हो, एक्सपेंस कर सकते हो, आप वो अमाउंट आपको पता लग सकती है, तो आपने आज ही के दिन उसको बुक कर लेना है। मिल गया आपको आंसर? ठीक है, क्लियर है बात? नहीं, अजीब बात नहीं है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है बस। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अगर इट सेल्फ अजीब है तो दैट इज अनदर स्टोरी। ठीक है, सही है जी। चले, अजीब लगती है जो भी लगती है, करना तो है अब उसको। सही है, अब इधर आते हैं, आखिरी लाइन देखें जरा। आखिरी लाइन में मैंने क्या कर दिया है, अब ये वाली जो लिस्ट है ना कॉस्ट की, ये हो सकता है कंप्लीट ना हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। दुनिया जहान में और बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं, राइट? अब आपने क्या देखना है, देखो नीचे मैंने लिख दिया है, एक ऐसी लाइन लिख दी है जिसमें मेरा सारी मेरी बात कवर हो गई। क्या लिखा हुआ है? ऑल अदर कॉस्ट्स नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब सवाल ये आता है, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन क्या है? प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, आप मुझे बात ये बताओ, मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने एक नॉन करंट एसेट खरीदा, मैंने एक मोटर व्हीकल खरीदी फॉर एग्जांपल, वो अभी भी शोरूम पे खड़ी हुई है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे तो वो शोरूम पे क्या कर रही है, अपने बिजनेस प्रेमिसेस पे उसको लेकर आओ और इस्तेमाल करना शुरू करो, है ना? ये बात होती है ना कि मैं ये अगर आपको ये बात कहूं कि मैंने एक मशीनरी खरीदी हुई है, वो 1 महीने से मेरे सप्लायर के पास पड़ी हुई है, तो आप मुझे कहेंगे कि फायदा क्या मशीनरी खरीदने का? आपने मशीनरी खरीदी क्यों थी? आपने मशीनरी इसलिए खरीदी थी कि आप उसको अपने प्रेमिसेस पे लेकर आओ, इंस्टॉल करवाओ और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने उसको ऐसी कंडीशन में लेकर आना है कि आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। प्रेजेंट लोकेशन से क्या मतलब है? जो उसकी इंटेंडेड लोकेशन है, यानी कि मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री इंस्टॉल हुई हुई, राइट? और कंडीशन से मुराद ये है आपने नॉन करंट एसेट को ऐसी कंडीशन में लेकर आना है कि बस अब हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दें उसको, यानी कि वो फुल्ली इंस्टॉल्ड पोजीशन में आ जाए, बस बाकी क्या रहे कि बस हम उसको जाएं, स्विच ऑन करें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्लियर हो रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो सारे कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है जो कि नेसेसरी हैं टू ब्रिंग द एसेट इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। क्लियर होगी बात?
ठीक है। तो अगर इन आइटम्स के अलावा आपको सवाल में कोई एक डिफरेंट किस्म का आइटम दिया हुआ होता है तो आपने उसके लिए क्राइटेरिया क्या चेक करना है, क्या ये कॉस्ट नेसेसरी है टू ब्रिंग द एसेट इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अगर तो ये कॉस्ट नेसेसरी थी, इसके बगैर ये एसेट आ नहीं सकता था आपके पास प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में, तो आप कहोगे कि ये कॉस्ट हमें कैपिटलाइज नहीं करनी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं। इधर तक तो क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने जितने भी आइटम्स पढ़े हैं कॉस्ट के, ये सारे वो कॉस्ट हैं दैट वर नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन पे ना करती तो वो एसेट मेरे पास आ ही नहीं सकता था। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन कराना भी एक किस्म का इंस्टॉलेशन में कर सकते हो या प्रोफेशनल फीस में आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपके यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन आपको पता है कि अब वो इस कैटेगरी में आ जाएगी कि जब तक मैं उस मोटर व्हीकल को रजिस्टर नहीं कराऊंगी तब तक मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। राइट? तो रजिस्ट्रेशन कराना नेसेसरी कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, यस अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। राइट? अब जरा इधर आ जाए, ट्रेड डिस्काउंट का जल्दी से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, वो हमारे से रह गया। ट्रेड डिस्काउंट आपको यहां से लेस करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको सवाल में कैश डिस्काउंट दिया हुआ है तो आपने उसको यहां से लेस नहीं करना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं शोरूम के पास जब शोरूम में गई तो मुझे शोरूम वाले ने कहा कि ये गाड़ी जो है ना 13 लाख की है, लेकिन आपको मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा 1 लाख रुपए का, क्योंकि आप मेरे नए कस्टमर हो तो चलो जी 1 लाख रुपए का मैं आपको इस पर डिस्काउंट कर दूंगा। तो वो डिस्काउंट मेरा क्या है, वो मेरा डिस्काउंट है ऑन इनवॉइस वैल्यू, दैट इज माय ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर हो गई बात? तो उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो आपने यहाँ लिखनी है, इनवॉइस वैल्यू 13 लाख की थी ओरिजिनली, उसमें से आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे नीचे माइनस करते हुए दिखाना है। अगर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो वो यहाँ से माइनस नहीं होगा। कैश डिस्काउंट तो आपको इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि आपने अब उसकी पेमेंट टाइमली बेसिस पे कर दी है, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर होगी बात? तो आप क्या लिखोगे, एक्चुअली आपको कितने की पड़ी है ये गाड़ी, ओरिजिनल अमाउंट वैल्यू इसकी कितनी पड़ी है आपको, 12 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो सिर्फ यहाँ पे आपने ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, कोई और डिस्काउंट आपने यहाँ से लेस नहीं करना। अब जरा इधर आ जाए। अब मैंने आपको ये कहा था कि इंश्योरेंस के अंदर, मैं आपको एक बात अब समझ में आ जाएगी कि इंश्योरेंस के अंदर इन ट्रांजिट की इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ वो वाली कैपिटलाइज क्यों हो रही है और बाकी सारी एक्सपेंस आउट क्यों हो रही है। तो अब यहाँ पे समझ लें आप, हमने एक चीज जो पढ़ ली वो ये पढ़ ली कि सारे आपने उन्हीं कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है दैट आर नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन क्या है, इसको हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में कहेंगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट को हम लोग अपने बिजनेस में यूज करते हैं, है ना, सेल नहीं करते, इसको हम यूज करते हैं बिजनेस में। राइट? तो नॉन करंट एसेट के लिए प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन से क्या मुराद है कि वो रेडी फॉर यूज हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए कि बस अब हम जाएं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चलें, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर है इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। अगर आप ये इन ट्रांजिट इंश्योरेंस पे नहीं करते हो तो बीच में हो सकता है वो चोरी हो जाए, आपको लॉस हो जाए। राइट? तो ये भी एक किस्म की नेसेसरी कॉस्ट है। और ये नेसेसरी कॉस्ट किस पॉइंट तक के लिए, रेडी फॉर यूज लाने के लिए। अगर आप फायर इंश्योरेंस की बात कर रहे हो और बाकी सारी इंश्योरेंसेस की बात कर रहे हो तो ये रेडी फॉर यूज में आने के बाद आप करवाते हो, है ना। वो एक दफा आपके पास पहुंच जाता है एसेट, फिर आप करवाते हो उसके ऊपर फायर इंश्योरेंस, फिर आप उसके ऊपर दूसरी बाकी सारी इंश्योरेंसेस कराते हो। क्लियर हो गई बात? तो आपने अपना बेंचमार्क बना लिया कि जब तक वो एसेट मेरे पास रेडी नहीं होता उस पॉइंट से पहले तक जितनी भी मेरे पास नेसेसरी कॉस्ट इनकर हो रही हैं वो सारी की सारी होंगी कैपिटलाइज।
और जैसे ही वो रेडी फॉर यूज होगा, अगर उसके बाद मैं उसके ऊपर कोई खर्चे कराती हूँ तो फिर उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि वो कैपिटलाइज करना भी है या नहीं भी करना। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। इंट्रो के लेवल तक आपने ये कहना है कि रेडी फॉर यूज के पॉइंट तक आपने कैपिटलाइज करना है, उसके बाद आपने सारे एक्सपेंस आउट करने हैं। FAR 1 में इंशाल्लाह आप इसकी भी दूसरी चीजें देखोगे, कंडीशंस देखोगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, सिर्फ इसको इतना ज्यादा इन डेप्थ भले अगर आपको समझ में नहीं भी आया है ना, टेंशन ना लें, सिर्फ इसको याद कर ले, रटा मार ले। FAR 1 में आपको सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। FAR 1 में हम बहुत डिटेल में इंशाल्लाह इसको करेंगे, तकरीबन महीना लगाते हैं हम लोग इस टॉपिक के ऊपर FAR 1 में। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लें, इस लिस्ट में का खास तौर पे जो चीजें हमें नहीं लेनी, एक्सक्लूड करनी है इस लिस्ट में से, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो कैश डिस्काउंट है ना, इसको हमें नहीं लेना। अगर हमें कहीं पे ये बात लिखी हुई हो, हम बोलेंगे कि भाई ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा नहीं है। ठीक है, अच्छा, आखिरी लाइन में जो मैंने आपको एक मेजर रूल बता दिया वो क्या है? नेसेसरी कॉस्ट, यानी कि अगर कोई अवॉइडेबल कॉस्ट या अननेसेसरी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, हमें उसको अपने पास रिकॉर्ड नहीं करना। इसके अंदर आप अपने पास लिख लें अब ये क्या कह रहा है? लॉसेस या एक्सपेंसेस इंकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब आपने ड्यू केयर नहीं की, आपने ख्याल से काम नहीं किया। नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गया कोई, राइट, कोई स्ट्राइक होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई और आपके एसेट्स को नुकसान पहुंच गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने मोटर व्हीकल खरीदी थी, राइट, अब मैं उस मोटर व्हीकल से रिलेटेड आपको खर्चे बता रही हूँ। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब वो मोटर व्हीकल मैं ट्रक में डाला और जब मैंने ट्रक से उसको मैं उतार रही थी, मेरे एम्प्लॉइज उस मोटर व्हीकल को निकाल रहे थे ट्रक में कि वो नीचे उसको रखें और मेरे ऑफिस में लेकर आए उसको, तो क्या हुआ, उसको उतारते उतारते मेरे एम्प्लॉय से गलती हो गई और वो गाड़ी गिर गई नीचे। ठीक है, और वो जब वो नीचे गिरी तो वो थोड़ी उसमें खराबी आ गई, राइट, उसमें उसका कोई पार्ट वगैरह टूट गया। अब उस पार्ट को रिपेयर कराने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ गया, राइट, मुझे उसको ठीक करवाना था, शुदा ठीक तो करवाना है मुझे। अब मुझे उस गाड़ी को जो उसका पार्ट है उसको ठीक कराने के लिए मुझे खर्चा इंकर करना पड़ गया, पैसे निकले जेब से, एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर पे तो आपने टिक कर दिया। अब सवाल ये आता है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अब उसके लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किस रूल को देखना है? क्या ये कॉस्ट नेसेसरी थी टू ब्रिंग द एसेट इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन? आप ये कहोगे कि अगर मेरे एम्प्लॉइज ख्याल से मेरी गाड़ी को नीचे उतारते तो ये कॉस्ट मैं इनकर ना करती, ये खर्चा मेरे जेब से निकलना ही नहीं था, यानी कि ये खर्चा मेरा क्या है? अवॉइडेबल है। यहाँ पे हमें कौन से आइटम्स को कैपिटलाइज करना है? अनअवॉइडेबल आइटम्स को, अनअवॉइडेबल कॉस्ट को। बात समझ आ रही है? तो मेरे पास नेग्लिजेंस की वजह से जो मुझे खर्चा इंकर करना पड़ गया वो मेरी अवॉइडेबल कॉस्ट थी, वो मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगी। क्लियर हो गई बात? नहीं नहीं नहीं, जब जो भी होता, अगर हम ड्यू केयर लेते, राइट, अगर कोई दूसरा भी गाड़ी में दे मारता तो दैट इज अवॉइडेबल एज वेल। सही है, हम गाड़ी आहिस्ता चला लेते हैं या मतलब कुछ ना कुछ करके अवॉइडेबल तो हो जाता है ना, जरूरी नहीं है कि वो इंकर होता ही होता। जरूरी नहीं है कि अगर मैं गाड़ी ला रही थी तो किसी ने मारनी ही मारनी थी, नहीं ना। सही है,
ये बात है, जाहिर सी बात है कि जब तक हम उसको ठीक नहीं कराएंगे, जब तक हम उसको ठीक नहीं कराएंगे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात अपनी जगह है, लेकिन ये बात नहीं भी हो सकती थी। ये इसको इस तरह से करें, ये बात नहीं भी हो सकती थी। अगर ये चीज ना होती तो हमें खर्चा ना कराना पड़ता, यानी कि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, हाँ, वारंटी और गारंटी कॉस्ट भी होती है इसमें। तो वो आपकी ऑल अदर कॉस्ट में आ जाएगा ना, कि वो नेसेसरी है नहीं है। तो क्या था उसमें, नेसेसरी थी, कैपिटलाइज किया उसको। ठीक है मोहसिन, तो खर्चा तो है, आपके जेब से पैसे निकलेंगे तो सही, लेकिन आपने देखना है कि क्या उसको हमने कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है। वो एक्सपेंस आउट ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह नेचुरल डिजास्टर हो, अगर फॉर एग्जांपल फ्लड आ जाए, तो आप ये बात कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया और मेरी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो मेरा लॉस हो गया, अब उनको ठीक कराने के लिए मुझे एक्सपेंस इनकर करना पड़ गया। तो आप ये कह सकते थे कि अगर मैं फ्लड के अगेंस्ट कोई, फ्लड ने तो आना ही था, लेकिन अगर मैं कोई प्रिकॉशंस ले लेता, मैं अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर लेता या कर लेती, तो मुझे खर्चा इनकर ना करना पड़ता। स्ट्राइक हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, किसी ने पथराव कर दिया, आपकी फैक्ट्री में एसेट्स पड़े हुए थे, उनको आगे जला दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, अब उनको रिप्लेस करने के लिए आपको खर्चा इनकर करना पड़ गया, उनको ठीक करने के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ गए। तो आप क्या कहोगे कि भाई ये मेरा खर्चा ही मेरा एक्सपेंस है, मेरा कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो फिर मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आपने ये जो खास चीजें हैं, इसके अलावा आपको अगर क्वेश्चन में रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज दी हुई हो, आपने उनको भी इग्नोर कर देना है। ठीक है, रिफंडेबल या, क्लियर हो गई बात। ये सारी चीजें क्या है, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं कि इनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक है, इनके साथ फिर क्या ट्रीटमेंट होगी वो हमने नहीं देखना, हमने इनको इंटायरली फॉर द पर्पज ऑफ आवर चैप्टर हमने इनको इग्नोर कर देना। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हमारे पास सारे ऐसे आइटम्स को ऐड करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अपनी एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने जब मोटर व्हीकल खरीदी, तो मोटर व्हीकल खरीदते हुए हमें टोटल खर्चा कितने का आया, 1.266,000। ठीक है, अज्यूम करते हैं ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर अजम्पशन। तो देखो क्या हो रहा है, अगर आप इन सारे आइटम्स को इग्नोर करते तो आप क्या कहते हैं कि मुझे मोटर व्हीकल 13 लाख की पड़ी है, हालांकि वो मोटर व्हीकल की एक्चुअल कॉस्ट आपको कितने की पड़ी है, 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन 66,000। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आप जो कहोगे ना कि आप, अगर मैं आपसे अब पूछूंगी जी अब आपको बताएं जी मोटर व्हीकल कितने की पड़ी है आपको, आप मोटर व्हीकल की वैल्यू बताएं कितनी की है, आप कहोगे कि जी 13,66,000, राइट? क्योंकि अब आपको ये पता लग गया कि मोटर व्हीकल के अमाउंट के अंदर आपने मोटर व्हीकल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों को कैपिटलाइज करना है। क्लियर हो गई बात? जी उस्मान, अगर ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस कर दें यहाँ पे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितने की पड़ी आपको, आप बोलोगे 1.2 मिलियन की, 1,266,000। 1.3 मिलियन इज नॉट दी ओनली आंसर, जो भी आपका आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब एक काम ये करते हैं, इधर तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस हम कल स्टार्ट करेंगे, फिर हम आएंगे। अभी तक हम डेप्रिसिएशन पे आए नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। क्लियर हो गई बात? सही है, कोई कंफ्यूजन? मोहसन, उस्मान, जुलेखा, अगर है भी तो जस्ट गिव इट अनदर डे, इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज।